वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं थलावन। हाँ, कोई इंट्रो नहीं है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक न्यूज चैनल को देखते हैं दोस्तों, और वो न्यूज चैनल वाले ना इंटरव्यू लेने के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रघु को बुलाते हैं। तो वहाँ पर एक लेडी रिपोर्टर रघु से चेपन्नम तोटा केस के बारे में पूछती है, पर रघु इस केस के बारे में बताने से बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन चैनल के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद रघु उस केस के बारे में बताने के लिए तैयार हो ही जाता है। रघु उन सभी को बताता है कि ये बात साल 2019 की थी, और यहीं से दोस्तों मूवी पास्ट में जाती है। हम कार्तिक नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, और कार्तिक का इस पुलिस स्टेशन में नया ट्रांसफर हुआ था। और दोस्तों इससे पहले भी कार्तिक का 5 बार ट्रांसफर हो चुका है। तो फिर यहाँ कर कार्तिक पुलिस स्टेशन में सभी लोगों से मिलने जाता है, पर तभी वहाँ पर कमिश्नर शंकर पहुँच जाता है। शंकर कार्तिक से पूछता है कि पुलिस स्टेशन में आने से पहले तुम्हारा ट्रांसफर क्यों हुआ था, ये बताओ। कार्तिक कहता है कि देखिए, मेरे सामने जब भी गलत होता है तो मैं उस गलत को रोकने के लिए आवाज उठाता हूँ, और साथ ही साथ मैं रिश्वत के खिलाफ हमेशा रहता हूँ, और इसीलिए बड़े ऑफिसर्स मुझसे तंग आकर मेरा ट्रांसफर कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों शंकर कार्तिक से कहता है कि सुनो, यहाँ पर कोई ऐसी गलती मत करना जिससे मुझे तुम्हारा ट्रांसफर करना पड़े। शंकर की बातें सुनकर कार्तिक को तो लगता है कि शंकर एक घूस लेने वाला ऑफिसर है। फिर एक कांस्टेबल कार्तिक को बताता है कि शंकर एक ईमानदार ऑफिसर है, और यहाँ तक शंकर ने मुरली नाम के ऑफिसर को भी सस्पेंड किया था। दोस्तों मुरली है ना, वो शंकर के पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। मुरली वैसे एक धार्मिक आदमी था, और एक दिन मुरली नेहा नाम की लड़की के घर पड़ जाता है, और वहाँ मुरली नेहा के साथ गलत करने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर शंकर पहुंचकर मुरली को रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर देता है, और तब से मुरली शंकर से सख्त नफरत करता है। फिर वो कांस्टेबल कार्तिक को शंकर की बीवी के बारे में बताता है कि कुछ साल पहले जब शंकर अपनी बीवी के साथ एक शॉप पर जा रहे थे, तभी जोशी नाम के एक आदमी ने शंकर की बीवी के पैर में चाकू मार दिया, और तब से वो हमेशा के लिए लंगड़ाने लगी। और दोस्तों जब शंकर जोशी को पकड़कर पूछताछ करता है ना, तो जोशी शंकर को बताता है कि मैं तो किसी और लेडी को मारने गया था, पर गलती से चाकू आपकी वाइफ को लग गया। ये सुनकर शंकर जोशी को हमेशा के लिए जेल में डाल देता है, और उस दिन से जोशी जेल में कैद है। इसके बाद दोस्तों जब कार्तिक जेल में बैठा होता है ना, तभी कार्तिक को जेल में बंद एक कैदी दिखता है, और उस कैदी का नाम महेश होता है। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि महेश कार्तिक का ही फ्रेंड था। कार्तिक महेश से पूछता है कि अरे तुम जेल में बंद क्यों हो? तो महेश कहता है कि मेरा एक आदमी के साथ झगड़ा हो गया था, और झगड़े में मैंने गलती से उस आदमी के सर पर मार दिया, और इसी वजह से पुलिस ने मुझे जेल में बंद करके रख दिया है। और तो और मेरी कुछ दिनों में शादी भी है, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी माँ मर जाएगी। महेश की बातें सुनकर कार्तिक दोस्तों काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद कार्तिक महेश को ये कहकर छोड़ देता है कि शादी होने के बाद तुम वापस से जेल में आ जाना। कुछ समय के बाद जब शंकर पुलिस स्टेशन में आता है, तो शंकर देखता है कि महेश तो जेल में है ही नहीं। वो वहाँ पर सभी से पूछता है कि महेश को जेल से किसने छोड़ दिया। तो कार्तिक शंकर को सारी बात बताता है कि ये हुआ था, और जब शादी हो जाएगी तो महेश वापस आ जाएगा। लेकिन शंकर कार्तिक की बातें सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाता है दोस्तों। वो कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो, ये जेल मेरा है, और यहाँ बस मेरी ही मर्जी चलेगी, समझ लिया? और तुम्हारे ऐसे करने की हिम्मत कैसी हुई? जिसके बाद दोस्तों शंकर कार्तिक को लेकर महेश के घर पर जाने लग जाता है, और तभी शंकर को रास्ते में जोशी की पत्नी मिलती है। और जोशी की पत्नी अपने पति को जेल से छुड़ाने के लिए आई थी। उसकी पत्नी का नाम दोस्तों खुशी है। यहाँ शंकर खुशी से कुछ नहीं कहता, बस सीधे कार्तिक को कहता है कि कार में बैठो और महेश के घर चलो। वहाँ पहुंचकर दोस्तों शंकर महेश को घसीटते हुए जेल लेकर आ जाता है। साथ ही साथ शंकर कार्तिक पर भी बड़ा गुस्सा होता है कि आइंदा कभी मेरी मर्जी के बगैर किसी को छोड़ना मत। फिर एक दिन गांव में फेस्टिवल होता है। गांव के सभी लोग फेस्टिवल मना रहे होते हैं, जिसके बाद हम शंकर को देखते हैं, और शंकर रघु को कॉल करके कहता है कि आज मेरे घर वाले बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज रात हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि महेश भी जेल से आजाद हो चुका है, और जब कार्तिक पुलिस स्टेशन में कुछ काम कर रहा होता है, तभी कार्तिक के पास एक कांस्टेबल आता है। वो कांस्टेबल कहता है कि मैं जानता हूँ कि शंकर सर तुमसे नाराज है, पर असलियत में शंकर सर बहुत अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटा है। कार्तिक कहता है देखो, मुझे शंकर सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है। फिर दोस्तों जब कार्तिक पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी कार्तिक को रघु का कॉल आता है, और रघु उससे कहता है कि तुम जल्दी से शंकर के घर आ जाओ। रघु दोस्तों कार्तिक को इसीलिए बुला रहा है क्योंकि जो रघु है ना, वो कार्तिक और शंकर के बीच में दोस्ती करवाना चाहता है। जिसके बाद कार्तिक शंकर के घर पर पहुंचता है, और वहाँ रघु उससे कहता है कि तुम शंकर सर को सॉरी बोल दो, शंकर तुम्हें माफ कर देंगे। कार्तिक भी शंकर से माफी मांगता है, और शंकर भी कार्तिक को माफ कर देता है। सॉरी बोलने के बाद कार्तिक भी चला जाता है। अगली सुबह की बात है, शंकर घर का पाइप ठीक करवाने के लिए एक प्लम्बर को बुलाता है, और जब प्लम्बर पाइप ठीक कर रहा होता है, तभी प्लम्बर और शंकर को टेरेस पर कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी से टेरेस पर जाते हैं देखने के लिए। वहाँ दोस्तों शंकर को खुशी की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। ज्यादा शॉक तो शंकर को होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने खुशी की लाश यहाँ फेंकी है। जिसके बाद पुलिस शंकर के घर पर आती है, और वहीं हम दोस्तों सीबीआई ऑफिसर श्याम को देखते हैं, और श्याम क्राइम स्पॉट पर पूरी तरह से
जांच पड़ताल करने लग जाता है। अब शाम कार्तिक से खुशी के बारे में पूछता है, पर कार्तिक शाम से कहता है कि सर मैं खुशी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। फिर वो शंकर से पूछता है कि आज से पहले तुम कभी खुशी से मिले थे क्या? शंकर बताता है कि कुछ दिन पहले खुशी मेरे घर पर आई थी, तब उसने मुझसे कहा था कि आप मेरे पति को छोड़ दोगे तो मैं आपको काफी सारे पैसे दूंगी, लेकिन मैंने पैसे लेने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी तो पुलिस को शंकर पर ही शक होता है, तो वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि खुशी की लाश शंकर के घर पर मिली है तो सभी को शंकर पर शक होगा। कोर्ट में सभी गवाह शंकर के खिलाफ होते हैं और लॉयर शंकर पर झूठा इल्जाम लगाता है कि शंकर खुशी के पीछे पड़ा हुआ था, और जब खुशी शंकर की बात नहीं मान रही थी तो शंकर ने उसको मार डाला। जज भी शंकर को जेल में डालने की परमिशन दे देते हैं और साथ ही साथ शंकर की बहुत बेइज्जती भी होती है। शंकर को जेल में डाल दिया जाता है और अंदर ही अंदर वो बड़ा दुखी होता है। अब एक मिनिस्टर कार्तिक को अपने घर पर बुलाते हैं। वहाँ वो कार्तिक से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो और इसीलिए मैं तुम्हें शंकर का केस सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। कार्तिक भी मिनिस्टर से वादा करता है कि सर मैं असली गुनहगार को पकड़ के रहूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अब हम पुलिस स्टेशन में रघु को देखते हैं। वो कार्तिक से कहता है शंकर निर्दोष है, असली दोषी तो कोई दूसरा ही इंसान है। कार्तिक भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ शंकर सर को फंसाया जा रहा है और इसके पीछे जो भी है उसे मैं पकड़ कर रहूंगा। फिर दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कार्तिक खुशी के पड़ोसी के घर पर जाता है और वहाँ उनसे पूछता है कि खुशी के मरने से पहले क्या खुशी ने आपको कुछ बताया था? तो खुशी के पड़ोसी कार्तिक से सिर्फ इतना कहते हैं कि कुछ दिनों से खुशी बड़ी टेंशन में थी और हमारे काफी पूछने के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया था। अब दोस्तों हम शंकर को जेल में देखते हैं तो जैसे वो खाना लेने के लिए जाता है ना, तभी कैदी उस पर हमला कर देते हैं। शंकर उन सभी कैदियों को मारने लग जाता है, पर आखिर में जोशी शंकर पर चाकू से हमला कर देता है दोस्तों, और चाकू लगने की वजह से शंकर की हालत वहीं खराब। सारे पुलिस ऑफिसर शंकर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जिसके बाद कार्तिक जोशी से आकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है कि शंकर ने खुशी का खून किया है? तो जोशी कार्तिक को बताता है कि कुछ दिनों पहले खुशी ने मुझे कॉल पर कहा था कि शंकर सर ने मुझे कुछ काम पे अपने घर बुलाया है और मैं सेंटो की ऑटो में बैठकर शंकर सर के घर जाने वाली हूँ। अब ये सुनकर कार्तिक सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सेंटो कौन है। कार्तिक दोस्तों हर जगह सेंटो का पता लगाने की कोशिश करता है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर शंकर का इलाज करते हैं और शंकर से कहते हैं कि अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। तब यहाँ पर रघु शंकर से मिलने आता है। शंकर कहता है कि तुम जज से जाकर कहो कि शंकर की हालत काफी खराब है और इसीलिए हम शंकर को जेल में नहीं रख सकते, ये बात कह दो। दोस्तों ऐसा शंकर इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि शंकर को अपनी बेकसूरी साबित करनी है। अब जज भी शंकर की हालत को देखकर शंकर को 5 दिन की छूट दे देते हैं और अब शंकर अपने घर पर आता है। वहाँ शंकर की वाइफ उससे पूछती है क्या तुमने खुशी को मारा है? शंकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं खुशी को क्यों मारूंगा, मैंने नहीं मारा और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बेकसूर हूँ। फिर दोस्तों हम आनंद नाम के एक फोटोग्राफर को देखते हैं और आनंद शंकर के घर में ही छुपकर फोटो खींच रहा होता है। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग आनंद को पकड़कर कार्तिक के पास लेकर आते हैं। तो कार्तिक आनंद से पूछता है कि शंकर सर के घर में क्या कर रहे थे तुम? आनंद कहता है मुझे लगता है शंकर सर और खुशी के बीच में कुछ गलत संबंध थे, इसलिए शंकर सर की वाइफ ने खुशी को मारा होगा। कार्तिक उससे कहता है कि तुम ना मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हो, अगली बार शंकर सर के आसपास भी दिखना मत। और अब रात के समय हम देखते हैं कि एक आदमी शंकर सर की बाइक को जला देता है। दोस्तों कुछ देर के बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि शंकर के दरवाजे पर एक वेडिंग कार्ड रखा हुआ है और उस कार्ड के पीछे एक रस्सी से लटकी हुई लड़की बनी होती है। वेडिंग कार्ड को देखकर रघु का शक महेश पर जाता है क्योंकि शंकर की वजह से महेश की शादी टूट गई थी और शायद से इसलिए महेश ने शंकर सर से बदला लेने के लिए खुशी को मार दिया हो। जिसके बाद पुलिस महेश को पकड़ कर लेकर आ जाती है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स उससे पूछते भी हैं, मारते भी बहुत है और जब वो उसको मार रहे होते हैं तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है। कार्तिक उन सभी से कहता है कि तुम्हें महेश को मारने का ऑर्डर किसने दिया आखिर? तो ऑफिसर्स कार्तिक से कहते हैं कि रघु सर के कहने पर ही हम महेश को पुलिस स्टेशन लेकर आए। कार्तिक उनसे कहता है कि इस केस का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए अब से तुम लोग बस मेरी बात मानोगे। कार्तिक फिर महेश से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? महेश कहता है कि रवि नाम का आदमी जोशी का दुश्मन था और शायद से रवि ने खुशी का खून किया हो। तो यहाँ से कार्तिक अब रवि का पता लगाता है और कार्तिक को पता चल जाता है कि रवि पिछले 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये तो क्लियर है कि रवि ने खुशी को नहीं मारा होगा। अब जब वो हॉस्पिटल से आ रहा होता है तभी एक कांस्टेबल कार्तिक को बताता है कि कुछ साल पहले सेंटो और उसकी गैंग वालों ने शंकर सर पे हमला किया था और सेंटो के गैंग में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का भी शामिल था और ये जो सिद्धार्थ है ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर प्रवीण का बेटा है। जिसके बाद दोस्तों कार्तिक प्रवीण के पास जाता है। प्रवीण से वो सिद्धार्थ के बारे में पूछता है तो प्रवीण कहता है कि मेरे बेटे की संगत काफी खराब थी और एक दिन मेरा बेटा सिद्धार्थ, सेंटो और सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड माया कहीं जा रहे थे
और तभी एक पुलिस ऑफिसर माया को देखकर उस पर गलत कमेंट्स मारने लगा। सिद्धार्थ को उस पुलिस ऑफिसर पर बड़ा गुस्सा आ गया, तो सिद्धार्थ और सेंटो ने मिलकर पुलिस ऑफिसर को बहुत मारा। पर तभी वहाँ पर शंकर आ गया। तब शंकर ने सेंटो और सिद्धार्थ को पकड़ लिया था। और दोस्तों उसके बाद हुआ ये था कि प्रवीण के माफी मांगने के बाद शंकर सिद्धार्थ को छोड़ देता है और उस दिन के बाद प्रवीण अपने बेटे को दूसरी कंट्री भेज दिया था। अब हम शंकर को देखते हैं और शंकर को अपने घर के नौकर नरेश पर शक होता है, क्योंकि नरेश के पास शंकर के घर की चाबी थी। इसीलिए शंकर नरेश से मिलने उसके घर जाता है और जैसे नरेश शंकर को देखता है ना, वो वहाँ से भागने लग जाता है। दूसरी ओर जब पुलिस स्टेशन में कार्तिक आनंद से बातें कर रहा होता है, तभी कार्तिक को कॉल पर ऑफिसर्स बताते हैं कि हमें उस रिक्शा का लोकेशन मिल चुका है जिसमें खुशी बैठी हुई थी। कार्तिक जल्दी से उस रिक्शा के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये रिक्शा लोकेश नाम के एक कांस्टेबल की है। एंड दोस्तों उस रिक्शा की हालत बड़ी खराब होती है। तब लोकेश कार्तिक से कहता है कि ये रिक्शा काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है। कार्तिक सोच में पड़ जाता है कि अगर ये रिक्शा खराब है तो खुशी कौन से रिक्शे में बैठ कर गई थी। जिसके बाद हम रात के समय खुशी की बेटी रिया को देखते हैं और वो कार से आती है दोस्तों, भागते हुए अपने पड़ोस वाली आंटी के पास जाती है और जोरों से रोने भी लगती है। अगले दिन जब कार्तिक उस बच्ची से मिलने आता है तो वो रिया से पूछता है, क्या तुम उस आदमी को जानती हो जिसने तुम्हें कल रात कार से नीचे छोड़ा था? रिया काफी डरी भी होती है दोस्तों, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती। अब कार्तिक का एक फ्रेंड कार्तिक को सेंटो के बारे में बताता है कि मुझे पता चल गया है कि सेंटो कहाँ पर है और मैं तुम्हें सेंटो का एड्रेस भेज रहा हूँ। कार्तिक तुरंत उस एड्रेस पर जाता है, पर वहाँ कार्तिक को एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो बूढ़े आदमी कार्तिक को बताता है कि सेंटो पहले यहाँ पर रहा करता था, पर एक दिन सेंटो और शंकर के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में शंकर पे चोट आ गई। तब से सेंटो को किसी ने देखा नहीं। दोस्तों शंकर को देखते हैं आगे तो शंकर काफी मेहनत के बाद नरेश को पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहते हैं? नरेश कहता है कि मैं इसीलिए भाग रहा था क्योंकि मैं अंदर से काफी डर चुका था और मुझे लगा कि आप मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दोगे। अब यहाँ से हम सीधे कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक शाम से कह रहा होता है कि सर खूनी हमें अपने जाल में फंसा रहा है और खूनी ने बहुत प्लान करके ये मर्डर को अंजाम दिया है। शाम भी कहता है कि तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम खूनी को पकड़ लोगे और तुम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। अब रात के समय शंकर अपने घर में बैठा होता है, तभी शंकर को एक आदमी का कॉल आता है। वो कॉल पर शंकर से कहता है कि कार्तिक को सेंटो मिल चुका है और कल सेंटो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है। शंकर ये सुनकर जल्दी से कार्तिक के घर जाता है। दूसरी तरफ कार्तिक को एक आदमी का कॉल आता है और वो आदमी कार्तिक से कहता है कि तुम्हारे घर के बाहर एक रिक्शा खड़ा है, तुम जल्दी से उस रिक्शा के पास जाओ। कार्तिक जब उस रिक्शा के पास जाता है तो रिक्शा में सेंटो की लाश पड़ी हुई मिलती है। तभी वहाँ पर शंकर भी पहुँच जाता है। अब यहाँ कार्तिक को लगता है कि शंकर ने सेंटो को मारकर उसकी लाश को रिक्शे में रखवा दिया होगा, क्योंकि सेंटो और शंकर के बीच में पहले काफी लड़ाई चल रही थी। अब कार्तिक यहाँ से अपने हेड को कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी शंकर कार्तिक को रोक भी देता है। दोस्तों वो कार्तिक को अच्छे से समझाता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, ध्यान से सुनो, और किसी ने जानबूझकर सेंटो को मारा है मुझे और फंसाने के लिए। और अब कार्तिक और शंकर मिलकर इस केस का पता लगाने लग जाते हैं। शंकर कहता है कि देखो हमें पहले लोकेश के घर जाना चाहिए, क्योंकि सेंटो और उसके रिक्शा का नंबर बिल्कुल सेम है, शायद से लोकेश को कुछ पता होगा। दोनों यहाँ से लोकेश के घर पर जाते हैं, पर वहाँ उन दोनों को लोकेश मिलता ही नहीं। अगले दिन शंकर और कार्तिक को पता चलता है कि सिद्धार्थ की मौत हो चुकी है और आज सिद्धार्थ का फ्यूनरल है। वो दोनों सिद्धार्थ के फ्यूनरल में जाते हैं तो वहाँ शंकर को ऑफिसर्स कॉल पे बताते हैं कि सिद्धार्थ कभी दूसरी कंट्री गया ही नहीं था। ये सुनकर शंकर और कार्तिक समझ जाते हैं कि प्रवीण ने उन दोनों से झूठ कहा कि सिद्धार्थ दूसरी कंट्री में रहता है। जिसके बाद वो दोनों रात के समय प्रवीण के घर पर जाते हैं। शंकर प्रवीण से पूछता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि सिद्धार्थ दूसरी कंट्री में रहता है? किसने किया खुशी का खून, बताओ। काफी टॉर्चर करने के बाद प्रवीण उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि दोस्तों जब शंकर ने सिद्धार्थ को पकड़ा था तो प्रवीण के कहने के बाद भी शंकर सिद्धार्थ को छोड़ नहीं रहा था और अपने बेटे को बचाने के लिए प्रवीण सबके सामने अपने बेटे को बहुत मारता भी है, और ऐसा प्रवीण अपने बेटे को बचाने के लिए किया था। उसके बाद शंकर ने सिद्धार्थ को छोड़ा था, पर सिद्धार्थ अपनी इतनी बेइज्जती सह नहीं पाया और इसीलिए एक दिन फांसी लगाकर मर गया। उस दिन के बाद प्रवीण ने शंकर से बदला लेने का फैसला कर लिया और जब प्रवीण सारी बात बता रहा होता है तभी दोस्तों वहाँ पर प्रवीण के आदमी आ जाते हैं और वो लोग शंकर और कार्तिक पर हमला कर देते हैं। लेकिन कार्तिक और शंकर भी कम नहीं है, वो सभी को मार देते हैं और आखिर में शंकर प्रवीण को पकड़ लेता है। तब प्रवीण पुलिस को बताता है कि खुशी को मारने वाला सेंटो था और सेंटो ये सारी चीजें मेरे कहने पर कर रहा था। जिसके बाद प्रवीण खुशी की लाश को शंकर के टेरेस पर भी रखवा दिया था, जिससे सभी को लगे कि शंकर ने खुशी को मारा है। और दोस्तों फिर प्रवीण ने सेंटो को भी मार दिया ताकि कोई सबूत ही ना रहे और इस तरह पुलिस प्रवीण को हमेशा के लिए जेल में डाल देती है। आखिर में शंकर निर्दोष साबित होता है। मूवी यहाँ से प्रेजेंट में आती है दोस्तों और हम देखते हैं कि रघु अपनी टीवी में अपनी बताई गई केस को देख रहा होता है और तभी हम रघु की लाश घर में देखते हैं।
इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।